तो लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि हाउटियान वापस से अपने शहर में आ जाता है, जहाँ पे उसकी मुलाकात उसकी पुरानी गर्लफ्रेंड के साथ हो जाती है, जो कि शुरू में उसे नहीं पहचान पाई थी। मगर हाउटियान उससे आकर मिलता है और उससे अपनी चू फैमिली के बारे में पूछता है, तो वो लड़की उसे बताती है कि इस शहर में यांग जी नाम का एक बदमाश रहता है, जो कि इस वक्त चू फैमिली के काफिले पर हमला करने वाला है। ये बात पता चलते ही वो फौरन से अपनी चू फैमिली को बचाने के लिए चला जाता है, जहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि यांग जी ने पहले ही उसके काफिले पर हमला कर दिया था और वो लोग उसका मुकाबला नहीं कर पा रहे थे, जिसकी वजह से फिर वहाँ पर हाउटियान आता है और यांग जी को काफी कड़ी टक्कर देता है और पेट्स के साथ मिलकर यांग जी के पेट्स की धुलाई करना शुरू कर देता है। और दूसरी तरफ उसका भाई अपना सारा सामान लेकर जंगल से बाहर निकल जाता है और वो लोग जंगल में हर जगह आग लगा देते हैं ताकि वो लोग उनका पीछा न कर सकें। मगर हाउटियान के भाई को उसकी बहुत ही ज्यादा फिक्र होने लगी थी। वो फौरन से उसके पीछे भागना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से सब लोग उसके पीछे पीछे चले आते हैं और वो लोग देखते हैं कि हाउटियान मोई के साथ मिलकर यांग जी का काम तमाम कर देता है। मगर साथ में वो एक गहरी खाई में गिर जाता है, मगर वो अभी भी जिंदा होता है और वहाँ पे उसे एक और पेट मिल जाता है, जिसे वो फौरन से अपना पार्टनर बना लेता है। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि हाउटियान का भाई फौरन से अपने घर वापस आता है और आते साथ ही अपने ग्रैंडफादर से कहता है कि आज मुझे हाउटियान नजर आया था, वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो चुका है, उसने हमारी बहुत मदद की है। ये सुनकर उसका ग्रैंडफादर हैरान हो जाता है और कहता है तुम होश में तो हो, तुम ये क्या कह रहे हो, कि वो वाकई में हाउटियान था जिसने यांग जी को हराया है। तो चुनिंग कहता है कि हाँ, मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है, वो फोर्थ ब्रदर ही था, मगर अब वो बिल्कुल बदल चुका है। लगता है कि शायद उसने बहुत ज्यादा तकलीफें बर्दाश्त की हैं, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन गया है। ये बात सुनकर वहाँ पे बैठे हुए सारे के सारे मास्टर्स बिल्कुल हैरान हो जाते हैं और एक दूसरे के साथ बातें करना शुरू कर देते हैं कि क्या ये वाकई में पॉसिबल हो सकता है कि इतने सालों के बाद वो लड़का दोबारा से जिंदा होकर वापस आए। मगर फिर चुनिंग अपने ग्रैंडफादर से कहता है कि प्लीज उसे ढूंढने के लिए किसी को भेजिए, क्योंकि वो इस वक्त फॉरेस्ट में मौजूद है और वो जगह बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। तो उसका ग्रैंडफादर कहता है कि अगर बात हमारे ग्रैंडसन की है तो हम उस पर बिल्कुल भी लापरवाही नहीं बरतेंगे। वो फौरन से ऑर्डर देता है कि चू फैमिली के कुछ लोगों को हाउटियान को ढूंढने के लिए फौरन से रवाना कर दो। मगर इतने में आवाज आती है कि इसकी कोई जरूरत नहीं, जिसके बाद हमें दरवाजे पर दिखाया जाता है हाउटियान को। वो वापस से सही सलामत घर आ गया था। उसे वहाँ पर देखकर वो सब लोग बिल्कुल चौंक जाते हैं, क्योंकि वो बिल्कुल बदल चुका होता है। और चुनिंग फौरन से भागते हुए उसके पास आता है और कहता है कि शुक्र है कि तुम ठीक हो। तो हाउटियान उन लोगों से कहता है कि तुम लोग घबराओ मत, अब मैं वापस आ गया हूँ। तो ग्रैंडपा भी फौरन से हाउटियान के पास आ जाता है और कहता है कि शुक्र है कि तुम जिंदा हो, हमने तुम्हारा कितना इंतजार किया है, हमें तो लगा था कि शायद तुम अब इस दुनिया में हो ही नहीं। मगर हाउटियान कहता है कि आप लोग टेंशन क्यों ले रहे हैं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और फादर कहाँ है, क्या उन्हें पता है कि मैं वापस आ चुका हूँ? तो उसका ग्रैंडफादर कहता है कि मैंने उसे टियानचेंग पगोटा में भेज दिया है, ये सब कुछ मेरी गलती है। और फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि हाउटियान उसी झूले को आकर देखता है जिसमें वो हमेशा बचपन में झूला करता था। उसे अपने फादर की याद आती है। उसका फादर उसे हमेशा इसी जगह पे ही झूला झुलाया करता था और वो हमेशा एक जगह बैठकर टाइम पास किया करते थे। और दूसरी तरफ फिर लिंग्यू आती है और कहती है कि यंग मास्टर, मुझे आई डीमन पैलेस के जासूसों का पता चल गया है और ये भी पता चल गया है कि आपकी फैमिली पर किसने हमला करवाया था। तो हाउटियान कहता है कि ये काम जरूर किसी न किसी फाइनेंशियल ऑफिसर का ही होगा, जिस पर लिंग्यू कहती है कि आपने बिल्कुल सही पहचाना है, क्योंकि मुझे ये भी पता चला है कि यांग फैमिली ने अपने बहुत सारे ट्रेजर्स ऑक्शन सिटी की तरफ भेज दिए हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे यांग फैमिली चू फैमिली को रोकना चाहती थी ताकि वो लोग ऑक्शन हाउस में जाकर कोई भी चीज ना खरीद सकें। और मुझे ये भी पता चला है कि उस ऑक्शन हाउस में एक डीमन हार्ट को लाया गया है, यही वजह है कि डीमन वॉरियर्स को वो डीमन हार्ट चाहिए। ये बात सुनकर हाउटियान कहता है कि अगर ऐसी ही बात है तो फिर हमें वहाँ पर आए डीमन वॉरियर बनकर जाना चाहिए ताकि हम लोग उस डीमन हार्ट को हासिल कर सकें और फिर उस 6 ग्रेड सोल आर्मर को हम लोग ऑक्शन में बेचने के लिए दे देंगे। मुझे पूरा यकीन है कि सोल आर्मर को देखते ही यांग फैमिली उसके लिए एक से बढ़कर एक बोली लगाने की कोशिश करेगी। मगर तुम भी हार मत मानना, तुम एक से बढ़कर एक प्राइस लगाती जाना। ये कहने के बाद वो उसे अपनी स्पेस रिंग देता है और कहता है कि यांग मेंटियन ने ऑक्शन हाउस में ट्रेजर खरीदने के लिए एक कारवान को जरूर भेजा होगा। मैं जरा इनके इस कारवान की तरफ जाकर देखता हूँ कि ये लोग क्या लेकर जा रहे हैं और तुम उस ऑक्शन हाउस में जाओ। ये सुनकर वो लड़की कहती है कि मैं समझ गई मास्टर, आप अपनी सीक्रेट आइडेंटिटी का इस्तेमाल करके उन लोगों पर हमला करना चाहते हैं। मैं आपको ये बता दूं कि वो लोग बहुत जल्द एक घने जंगल के बीच में से गुजरने वाले हैं। ये बात सुनकर हाउटियान कहता है कि ठीक है तुम जा सकती हो, मगर वो लड़की कहती है कि मुझे एक और बात भी पता चली है। ये कहने के साथ ये सीन यहीं पे
कट हो जाता है। अगले सीन में हमें यंग फैमिली के उसी कारवान को दिखाया जाता है जिसमें बहुत सारे लोग कुछ कैरेज को लेकर सीधा ऑक्शन सिटी की तरफ जा रहे होते हैं, क्योंकि वो लोग बहुत सारे ट्रेजर्स को खरीदने के लिए पैसों का बंदोबस्त कर रहे थे। और वहाँ पे मौजूद यंग फैमिली का एक मास्टर सब लोगों से कह रहा होता है कि सब लोग जल्दी करो, हमें देर नहीं होनी चाहिए। हम लोग अगर जरा सा भी देर पहुंचे तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा और उसके बाद फिर मैं तुम में से किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। मगर इतने में उसका अपना ही बेटा उससे कहता है कि फादर आप थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएं, हमारी यंग फैमिली कभी भी इस रूट से लेट नहीं होती, हम लोग बिल्कुल टाइम पे ही पहुंच जाएंगे। इतने में उन्हें फिर किसी की आवाज सुनाई देती है। वो उन लोगों से कहता है कि तुम लोगों ने बिल्कुल सही कहा, तुम लोग हमेशा टाइम पे पहुंच जाते हो क्योंकि तुम लोग तो चोर हो जो दूसरे पे हमला करते हो। ये सुनते ही वो सब लोग बिल्कुल हैरान हो जाते हैं और वो मास्टर कहता है कि किसकी इतनी हिम्मत, किसने हमें चोर कहा। इतने में एक फायर एरो उनके पास आता है और उस कैरेज में जैसे ही जाकर गिरता है तो उसमें आग लग जाती है, जिस पर वो मास्टर सब लोगों से कहता है कि सब लोग जल्दी से अपनी डिफेंसिव फॉर्मेशन एक्टिवेट कर लो। ये कहने के बाद वो सब के सब डिफेंसिव फॉर्मेशन एक्टिवेट करने लगते हैं, मगर अचानक उन्हें कुछ ग्रीन फ्लेम्स दिखाई देती हैं। उन ग्रीन फ्लेम्स के साथ साथ कुछ वॉरियर्स भी होते हैं जो कि तेजी से उन लोगों की तरफ आगे बढ़ रहे होते हैं। उनके पास कुछ ग्रीन आई डीमंस होते हैं जिन्हें देखकर वो सब लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं, मगर उन्हें अपने कारवान को प्रोटेक्ट करना था तो इसलिए वो लोग अपने अपने बीस्ट को समन करना शुरू कर देते हैं। इस तरह उन लोगों के बीच में एक बहुत ही खतरनाक लड़ाई शुरू हो जाती है जिसमें वो ग्रीन आई डीमन उन ब्लड डीमंस पर भारी पड़ने लगते हैं। और दूसरी तरफ वो यंग वॉरियर कहता है कि ये ग्रीन आई डीमन इनके पास कैसे आ गए, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ यंग फैमिली ही इन ग्रीन आई डीमंस को अच्छे से कंट्रोल कर पाती है। ये देखकर वो मास्टर उन लोगों से कहता है कि प्लीज आप लोग रुक जाएं, मुझे लगता है कि शायद हमारे बीच में कोई गलतफहमी हुई है, हम लोग इस मसले को बातचीत से हल कर सकते हैं। मगर वो लोग उनकी कोई भी बात नहीं सुन रहे होते। और फिर वहाँ पे हमें एक ब्लू आई डीमन भी दिखाया जाता है जो कि अपनी ब्लू फ्लेम्स के जरिए कैरेज को जला देता है। ये देखते ही वो मास्टर अपने बेटे से कहता है कि जल्दी से यहाँ से दूर हट जाओ, ये जगह खतरनाक है। ये कहते ही वो लोग उस कैरेज से दूर चले जाते हैं और वो बंदा अपने बेटे से कहता है कि जितना जल्दी हो सके यहाँ से निकल जाओ। मगर हमें दिखाया जाता है कि उन लोगों का पूरा कारवान जल चुका होता है, कोई भी चीज सलामत नहीं बची थी। ये देखकर वो मास्टर गुस्से में आ जाता है और अपने साथियों से कहता है कि इनमें से किसी को भी जिंदा मत छोड़ना। आखिर इन लोगों की हिम्मत कैसे हुई, ये लोग हमारी यंग फैमिली को बुले करने की कोशिश कर रहे हैं। मगर उसका अपना बेटा कहता है कि मेरे ख्याल से हमें निकल जाना चाहिए, हमारे ये साथी इन्हें देख लेंगे। मगर वो मास्टर अब बहुत ज्यादा गुस्से में आ चुका था। वो कहता है कि नहीं, हम लोग यहाँ पे मुकाबला करेंगे। ये कहने के बाद वो फौरन से अपने ब्लड वॉल्फ डीमन को बाहर निकालते हैं और उनके जरिए कुछ ग्रीन आई डीमंस पर हमला करके उन्हें पीछे धकेल देते हैं। और फिर वो मास्टर कहता है कि मुझे लगा ही था ये बस मामूली से डीमंस हैं, क्योंकि ये डीमंस हमारे डीमन पैलेस पे नहीं पले बड़े, हमारे ब्लड थर्स्टी बीस्ट के सामने ये लोग नहीं टिक पाएंगे। ये कहने के बाद वो अपने बीस्ट से कहता है कि इन लोगों की धज्जियां उड़ा दो। ये सुनते ही वो ब्लड थर्स्टी बीस्ट एक एक डीमन पर टूट पड़ते हैं और उन्हें बहुत ही बुरी तरह से मारना शुरू कर देते हैं। और एक बीस्ट जैसे ही पीछे से आकर एक ब्लड थर्स्टी बीस्ट पर हमला करता है तो वो उस अटैक को रोक लेता है। अचानक से उसके अंदर बहुत ही ज्यादा पावर आ जाती है और वो ब्लड थर्स्टी बीस्ट उस ग्रीन आई डीमन को पीछे धकेल देता है। और हम दूसरी तरफ उस यंग मास्टर को देखते हैं। वो ब्लड बीस्ट से कहता है कि इसका काम तमाम कर दो। तो हम देखते हैं कि वो ब्लड बीस्ट उस ग्रीन आई डीमन के ऊपर ही चढ़ जाता है और उसे इंजर्ड करने के बाद वो उसके ही मास्टर के पास जाकर उसे अपने मुंह में दबोचकर उसे भी बुरी तरह से जख्मी कर देता है। ये देखकर वो यंग मास्टर बहुत ही ज्यादा खुश होता है और कहता है कि हम लोग तो बिला वजह में ही इन आए डीमन से इतना ज्यादा डर रहे थे, मगर देखो ये तो बिल्कुल बेकार से डीमंस हैं। यहाँ तक कि ये ब्लड थर्स्टी बीस्ट का भी मुकाबला नहीं कर पा रहे। और फिर उसका फादर अपने बेटे से कहता है कि हमारे पास बस यही चांस है, हम इन सारे बीस्ट से अपनी जान छुड़ा सकते हैं। ये कहने के बाद वो लोग देखते हैं कि वो सारे के सारे ग्रीन आई डीमंस उन लोगों के बिल्कुल सामने आ रहे हैं। ये देखते ही वो दोनों भी अपने ब्लड थर्स्टी बीस्ट से हमला करने के लिए कहते हैं। और हम लोग हाउटियन को देखते हैं, वो एक जगह मास्क लगाकर बैठा हुआ होता है और कहता है कि तुम लोग तो ये मैच नहीं जीतने वाले। और इस तरफ हमें दिखाया जाता है ऑक्शन हाउस में डीमन हार्ट को लाया जाता है और कहा जाता है कि ये हार्ट असल में एक डीमन ट्री का हार्ट है और वुड एट्रीब्यूट में ये सबसे ज्यादा पावरफुल माना जाता है। इसकी मदद से किसी भी वुड बीस्ट को वारलॉर्ड लेवल तक अपग्रेड किया जा सकता है। यूं समझ लो कि जो भी बीस्ट इस डीमन हार्ट के जरिए अपग्रेड किया जाएगा वो कमांडर लेवल तक पहुंच जाएगा और इसकी स्टार्टिंग प्राइस है 7 लाख। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि यंग फैमिली का एक यंग मास्टर अपने ग्रैंडफादर से कहता है कि फाइनली ऑक्शन हाउस में कोई काम की चीज आई है।
तो उसका ग्रैंडफादर कहता है कि ठीक है, तुम बोली लगाना शुरू करो। ये सुनकर वो लड़का खुश होता है और कहता है कि मैं जानता था आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं। ये कहने के बाद वो यंग मास्टर 7.5 लाख की बोली लगाता है, मगर ऊपर से किसी लड़की की आवाज आती है। वो कहती है कि मैं 8 लाख दूंगी। उसकी आवाज सुनकर वो सब लोग हैरान हो जाते हैं कि आखिर ये कौन लड़की है। ऐसा लग रहा है कि शायद ऊपर प्राइवेट रूम में से किसी लड़की की आवाज आई है। और दूसरी तरफ यंग फैमिली का वो यंग मास्टर कहता है कि आखिर इस लड़की की हिम्मत कैसे हुई, इसने हमारे अगेंस्ट बोली कैसे लगा दी। मगर उसका ग्रैंडफादर कहता है कि यान बिंग, थोड़ा सा शांत हो जाओ। ये लड़की जरूर यहाँ पे नई आई होगी, इसीलिए इसे हमारी यंग फैमिली के बारे में नहीं मालूम। और आखिरकार इतने साल गुजर जाने के बाद 4 फैमिलीज में से किसी ने तो उस प्राइवेट रूम को यूज किया है। मैंने सोचा नहीं था कि उस प्राइवेट रूम में एक यंग लड़की होगी। मगर यान बिंग कहता है कि मुझे इसकी कोई परवाह नहीं कि वो कौन है। उसने हमारी यंग फैमिली के अगेंस्ट में हाईएस्ट बोली लगाई है, अब मैं इससे भी बड़ी बोली लगाऊंगा। ये कहने के बाद वो 9 लाख की बोली लगाता है। मगर दूसरी तरफ से आवाज आती है कि 1 मिलियन। ये सुनकर सब लोग बिल्कुल हैरान से हो जाते हैं, क्योंकि 1 मिलियन ट्रेजर के लिए बहुत ही ज्यादा थे। और सब लोग यही सोच रहे थे कि शायद यंग फैमिली अब इससे भी बड़ी बोली लगाएगी। मगर वो यंग मास्टर कहता है कि तुम सब लोग 1 मिनट के लिए चुप हो जाओ। तुम्हें क्या लगता है कि हमारी यंग फैमिली कोई गरीब फैमिली है? एक मर्तबा हमारा वो बैकअप सामान आ जाए, उसके बाद हम लोग इससे भी बड़ी बोली लगाएंगे। मगर उसका ग्रैंडफादर कहता है कि नहीं, इस ट्रेजर के लिए 1 मिलियन से ज्यादा की बोली बनती ही नहीं है, इसलिए बेवकूफी करने की गलती मत करो। ये सुनने के बाद वो ऑक्शन मास्टर कहती है कि ठीक है, तो कोई भी बोली नहीं लगा रहा, इसका मतलब ये है कि ये डीमन हर्ट हमारी आज की नई गेस्ट का हुआ। और इस तरह यांग बिन कहता है कि ग्रैंडफादर, आप ये ट्रेजर इतनी आसानी से कैसे छोड़ सकते हैं? मगर उसका ग्रैंडफादर कहता है कि तुम फिलहाल चुप रहो, मैं दुश्मनी को कभी भी नहीं भूलूंगा। वो अपने एक बंदे से कहता है कि फौरन से किसी को भेजो और इस लड़की के बारे में इन्वेस्टिगेशन शुरू करवा दो। और फिर वो अपने ग्रैंडसन से कहता है कि अब जो कुछ भी होने वाला है, हमारा मकसद सिर्फ वही होगा। हम लोग यहाँ पर किसी और मकसद के लिए आए हैं। पता नहीं वो मेंटियन अपने डिसाइपल्स के साथ अभी तक यहाँ पर पहुंचा क्यों नहीं है। और दूसरी तरफ हमें मेंटियन के उस कारवान को दिखाया जाता है जो कि पूरी तरह से जल चुका होता है और उसके सारे डिसाइपल्स भी मारे गए थे। और मेंटियन अपने बेटे के साथ बस अकेला ही बच गया था, मगर वो लोग भी काफी कमजोर पड़ चुके थे। और वो यंग मास्टर उन लोगों से कहता है कि अगर तुम लोगों ने हम पर छुपकर हमला न किया होता तो तुम लोग आज हमारे सामने यूं खड़े ना होते। मगर मेंटियन कहता है कि बदला लेने का हमेशा एक मौका मिलता है, इसलिए हम लोग इनसे बाद में निपटेंगे। फिलहाल जाकर हम लोग लॉर्ड शिया को इसके बारे में रिपोर्ट करते हैं। इतने में हम लोग देखते हैं कि यंग फैमिली के कुछ सोल्जर्स फिर से खड़े हो जाते हैं और जैसे ही हमला करने के लिए आते हैं तो दूसरी तरफ चू फैमिली के वॉरियर्स उनका काम वहीं तमाम कर देते हैं। ये देखकर मेंटियन उन लोगों से कहता है कि मैं तुम लोगों को बुरा भला कहने के लिए तुमसे माफी मांगता हूँ। ये कहते ही वो अपने बेटे से कहता है कि चलो निकल चलो यहाँ से, हम लोग किसी को बदला लेने के लिए जरूर भेजेंगे। ये कहते ही वो दोनों भागने की कोशिश करते हैं। और इस तरफ हाउटियन कहता है कि मुझे लगा ही था कि तुम लोग बुज़दिलों की तरह पीठ दिखाकर भागोगे। मुझे लिंक्यू ने बिल्कुल सही इन्फॉर्मेशन दी थी। वो उन लोगों का पीछा करता है और अपने साथियों से कहता है कि तुम इन बचे हुए लोगों का काम तमाम करो, बाकी सब कुछ मैं खुद ही हैंडल करूंगा। और इस तरफ हम देखते हैं कि वो बाप बेटा वहाँ से भागते हुए काफी दूर निकल आए थे, जिस पर वो लोग कहते हैं कि हम लोग उनसे बहुत दूर निकल आए हैं, मुझे नहीं लगता कि अब वो लोग यहाँ पे हमारा पीछा कर पाएंगे। और मेंटियन अपने बेटे से कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हें हमेशा अलर्ट रहना चाहिए। मगर हम देखते हैं कि अचानक से वहाँ पर फिर से हाउटियन आ जाता है और वो उन लोगों से आकर कहता है कि मुझे लगा था कि तुम लोग काफी ताकतवर हो गए और काफी समझदार भी हो गए, पर तुम लोगों ने तो आज मुझे गलत साबित कर दिया है। और फिर मेंटियन कहता है कि ये बंदा यहाँ पे कब आया, मैं तो इसे सेंस भी नहीं कर पाया। वो लोग हाउटियन से कहते हैं कि लिटिल ब्रदर, अगर तुम्हें पैसों की जरूरत है तो फिर हमें बताओ, हम तुम्हारी वो जरूरत पूरी कर देंगे। बिला वजह में ही लड़ने की कोई जरूरत नहीं, हम लोग ले दे के ये मामला यहीं पे ही खत्म कर देंगे और यूं समझेंगे कि जैसे हम लोग एक दूसरे से कभी मिले ही नहीं। तुम इसके बारे में क्या कहते हो? ये सुनकर हाउटियन थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाता है, जिस पर मेंटियन कहता है कि ये कुछ पेपर्स रख लो, इन पेपर्स की मदद से तुम जब भी चाहे यंग फैमिली के बैंक अकाउंट से जितने भी पैसे निकालना चाहो निकाल सकते हो। आज ये पेपर्स मैं तुम्हें दे रहा हूँ, ये पेपर्स ले लो और प्लीज हम दोनों को जाने दो। हम इस सारे मामले का किसी के साथ कोई भी जिक्र नहीं करेंगे। मगर अचानक हाउटियन को लिंक्यू की बात याद आती है। उसने बताया था कि यंग फैमिली के मास्टर्स यंग जनरेशन के लड़कों को पकड़ रहे हैं ताकि वो उन्हें ट्रेन कर सके, और सबके लिए यंग मेंटियन और उसका बेटा रिस्पॉन्सिबल है। उन दोनों ने ही ये सारा काम शुरू किया है। ये सब कुछ याद आने के बाद हाउटियन उससे कहता है कि तुम्हारे उन पैसों में न जाने कितने ही लोगों का खून लगा हुआ है। ये कहने के बाद वो फौरन से अपनी फायर एनर्जी की मदद से उन पेपर्स को जला देता है।
ये देखकर वो यंग लड़का लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और कहता है कि तुमने हमारी ऑफर को रिजेक्ट करके अपनी मौत को दावत दी है। एक ही मौका था तुम्हारे पास खुद को बचाने का, तुम्हारे पास अच्छे खासे पैसे भी आ जाते, मगर लगता है कि शायद तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है। ये कहते ही वो लोग दोबारा से अपने ब्लड थर्स्टी बीस्ट को समन करते हैं। मगर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हाउटियान फौरन से अपना मास्क उतारता है और उन लोगों से कहता है कि मुझे पैसे नहीं चाहिए बल्कि खून के बदले खून चाहिए। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि उसके चारों तरफ आग जलना शुरू हो जाती है और वो लोग उसे देखते ही पहचान जाते हैं कि ये तो वही लड़का है। और फिर मेंटियन कहता है कि अच्छा तो तुम चू फैमिली के वही छोटे से कीड़े हो, सच में तुम हमारे लिए एक डरावना ख्वाब हो जो कि कभी भी कहीं पे भी आकर हमें डरा देता है। मगर हाउटियान उनकी बातों को इग्नोर करते हुए फौरन से मोये को वहाँ पे समन करता है जो कि आते साथ अपनी बॉडी से एक जबरदस्त एनर्जी वेव रिलीज करती है जिससे वो बीस्ट खुद को बचा लेते हैं। मगर वो यंग मास्टर अपने बीस्ट से कहता है कि जाओ और जाकर इस फॉक्स के टुकड़े टुकड़े कर दो। ये सुनते ही वो बीस्ट जैसे ही आगे बढ़ने लगता है तो दूसरी तरफ मोई अपने पैरों के जरिए एक बहुत ही पावरफुल फायर अटैक करती है जिससे वो उस ब्लड बीस्ट को उठाकर दूर फेंक देती है। जिसके बाद मेंटियन अपने ब्लड थर्स्टी बीस्ट से कहता है कि तुम भी जाओ। वो बीस्ट जाते साथ ही एक पावरफुल फायर एनर्जी अटैक करता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उस यंग मास्टर का ब्लड बीस्ट भी वापस आ जाता है और वो लोग एक फायर सर्कल के जरिए उस पे हमला करने की कोशिश करते हैं तो मोई उस फायर सर्कल के अंदर फंस जाती है। मगर फिर वो उसी फायर सर्कल को अपनी एनर्जी के जरिए कंट्रोल करते हुए अपने चारों तरफ एक डोमेन में कन्वर्ट कर देती है और वो बीस्ट उसे मारने की कोशिश करते हैं मगर वो उस डोमेन को नहीं तोड़ पाते। हाउटियान उन लोगों से कहता है कि अच्छा तो ये है तुम्हारा ब्लड डोमेन। ये कहने के बाद हम लोग मोई की तरफ देखते हैं, वो उस डोमेन को तोड़कर एक बीस्ट को दूर उठा फेंकती है और दूसरे को अपनी टेल से पकड़कर पूरी तरह से जलाकर राख कर देती है। ये देखकर वो यंग मास्टर बिल्कुल हक्का बक्का रह जाता है और कहता है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ये कहते ही वो अपनी सोड लेके से हाउटियान पर हमला करने की कोशिश करता है मगर हाउटियान उसकी सोड को पकड़कर उसे एक जोर से लात मारकर ऊपर उछाल देता है और फिर उसी की सोड उसी की तरफ थ्रो करता है तो मेंटियन बीच में आकर अपने बेटे की जान बचा लेता है। पर दूसरी तरफ हाउटियान निंग निंग की पावर का इस्तेमाल करते हुए एक पावरफुल आइस अटैक करता है जिसकी वजह से वो उस यंग मास्टर को पूरी तरह से फ्रीज कर देता है। ये देखते ही मेंटियन अपने बेटे से कहता है कि तुम खुद को हील करने की कोशिश करो, मैं तुम्हारा बदला लेता हूँ। ये कहते ही वो फौरन से अपने ब्लड बीस्ट की फुल पावर को एक्टिवेट करते हुए उसे हमला करने के लिए भेजता है तो दूसरी तरफ हाउटियान कहता है कि आज मैं तुम्हें वापस से उन सभी लोगों के पास भेजने वाला हूँ जो कि तुम्हारी वजह से मारे गए हैं, उनके पास जाकर उनसे माफी मांग लेना। वो मोये की भी ब्लड थर्स्टी पावर को एक्टिवेट कर देता है जिसकी वजह से तेजी से उस बीस्ट की तरफ आगे बढ़ने लगती है और उसके अटैक को डॉज करके वापस से उसके ऊपर कूद जाती है और फिर उस पर एक के बाद एक अपने मुंह से अटैक करना शुरू कर देती है जिसकी वजह से वो उस बीस्ट का भी काम तमाम कर देती है। ये देखते ही मेंटियन फौरन से अपने सामने एक सोल आर्मर क्रिएट करता है और फिर अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागने की कोशिश करता है। तो दूसरी तरफ हाउटियान वो मोई से कहता है कि चलो अब तुम्हारी बारी है। तो मोई अपनी ब्लू फ्लेम्स को एक जगह इकट्ठा करना शुरू कर देती है और फिर पूरी पावर के साथ उस एनर्जी को जैसे ही रिलीज करती है तो वो सारी की सारी एनर्जी मेंटियन के ऊपर जाकर गिरती है जिसकी वजह से उसका भी काम वहीं तमाम हो जाता है। और हाउटियान जब वहां पर जाकर देखता है तो उसे मेंटियन का नामो निशान तक नहीं मिलता। ऐसा लग रहा था कि जैसे ही वो पूरी तरह से जलकर राख हो गया हो, मगर अचानक उसे फील होता है कि जैसे कोई वहां पर आ रहा है। ये जानते ही वो फौरन से एक जगह छुप जाता है और फिर हमें दूसरी जगह एक और वॉरियर को दिखाया जाता है जो कि सेम यंग फैमिली का ही वॉरियर था। वो वहां पर उस मेंटियन की डेड बॉडी को देखता है तो वो कहता है कि मुझे जल्दी जाकर लॉर्ड शिया को इन्फॉर्म कर देना चाहिए। ये कहते ही वो फौरन से अपने बीस्ट को समन करता है और उसके साथ वहां से चला जाता है। मगर दूसरी तरफ हाउटियान ये सब कुछ छुप कर देख लेता है और अगले सीन में हम लोग दोबारा से ऑक्शन हाउस का सीन देखते हैं जहाँ पर वो ऑक्शन मास्टर सब लोगों से कह रही होती है कि लास्ट आइटम के लिए तो काफी बड़ी बोली लगी थी और वो लोग अपने न्यू गेस्ट को फर्स्ट ट्रेजर के लिए मुबारकबाद भी देते हैं। और फिर वो लड़की सब लोगों से कहती है कि अब जो आइटम तुम्हारे सामने आएगा इसके लिए तुम सब लोग एक से बढ़कर एक बोली लगाने वाले हो। ये कहते ही वो जैसे ही कपड़ा हटाती है तो हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर 6 लेवल का एक सोल आर्मर होता है। तो यंग फैमिली का वो मास्टर कहता है कि हम इसके लिए 4.2 मिलियन देंगे। ये सुनता ही उसका डिसाइपल कहता है कि मास्टर ये बोली बहुत ही ज्यादा बड़ी है। तो वो ग्रैंडफादर कहता है कि सोल फैमिली के पास बस सिर्फ एक ही आर्मर बचा हुआ है और हमें ये हर हाल में लेकर रहना है। और दूसरी तरफ मुझे ये भी समझ में आने लगा है कि वो लड़की सिर्फ और सिर्फ हमारे यंग फैमिली को ही टारगेट कर रही है। शायद हो सकता है कि वो हमारे लिए कोई जाल बिछा रही हो। मगर फिर दूसरी तरफ यंग फैमिली का ही वो दूसरा यंग मास्टर कहता है कि इसकी बोली है 4.5 मिलियन। ये कहने के बाद एक डिसाइपल आता है और कहता है कि
मास्टर हम इसे अफोर्ड नहीं कर सकते। ये बात सुनकर वो मास्टर कहता है कि हम लोगों ने चू फैमिली को बहुत ज्यादा लूटा है, आखिर इतना ज्यादा पैसा कहाँ चला गया, हम लोग अचानक से इतने गरीब कैसे हो गए कि हम लोग एक सिंगल ट्रेजर भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे। मगर फिर दूसरी तरफ लिंग्यू कहती है कि मैं इसके लिए 4.6 मिलियन दूंगी। ये बात सुनते ही वो मास्टर कहता है कि अब तो मुझे पूरा यकीन हो गया है कि ये लड़की हमें जानबूझकर फंसा रही है। मगर वो यंग मास्टर अपने ग्रैंडफादर से कहता है कि आखिर हम लोग इस ट्रेजर हाउस के अंदर इतने बेबस क्यों हैं? ये लड़की हमें जानबूझकर लड़ने के लिए उकसा रही है। तो उसका ग्रैंडफादर कहता है कि वो लड़की चाहे कोई भी हो, मगर इस वक्त हम लोग ऑक्शन हाउस के अंदर हैं, इसलिए हम उसके साथ फाइट नहीं कर सकते। ये कहने के बाद वो कहता है कि मैं 4.8 मिलियन की बोली लगा रहा हूँ। तो दूसरी तरफ लिंग्यू कहती है कि मेरी तरफ से 5 मिलियन। ये सुनते ही वो यंग मास्टर फिर से बड़ी बोली लगाने वाला होता है, मगर उसका ग्रैंडफादर कहता है कि नहीं, इस ट्रेजर के लिए 5 मिलियन से ज्यादा की बोली लगाना बेवकूफी होगी। और आखिर ये मेंटियन कहाँ रह गया है, ये अभी तक यहाँ पे पहुंचा क्यों नहीं? और दूसरी तरफ लिंग्यू को हाउटियन की आवाज सुनाई देती है। वो कहता है कि मुझे आने में थोड़ी सी देरी हो गई है, मैं इस वक्त एंट्रेंस गेट पे खड़ा हुआ हूँ, प्लीज वहाँ से आकर मुझे ले जाओ। ये सुनने के बाद वो सब लोग देखते हैं कि लिंग्यू अपने सीक्रेट रूम से बाहर आ गई है, जिस पर वो सब लोग हैरान हो जाते हैं क्योंकि लिंग्यू दिखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। वो लोग कहते हैं कि आखिर इतनी खूबसूरत लड़की इतनी अमीर कैसे है? मगर दूसरी तरफ लिंग्यू जाती है और जाकर ऑक्शन हाउस का दरवाजा खोलती है तो वहाँ से हाउटियन अंदर आ जाता है। उसने एक मास्क पहना हुआ होता है, जिसकी वजह से कोई भी उसे पहचान नहीं पाता। और दूसरी तरफ यंग फैमिली 5.5 मिलियन की बोली लगा देती है, जिसकी वजह से लिंग्यू कोई काउंटर अटैक नहीं करती और ये ट्रेजर यंग फैमिली के पास चला जाता है। और दूसरी तरफ हाउटियन भी उन लोगों से कहता है कि हाँ, तुम लोग जाओ और जाकर अपनी पेमेंट जमा करवाओ, कहीं ऐसा ना हो कि तुम लोग यंग फैमिली का नाम बदनाम कर दो। ये बात उस यंग मास्टर को काफी बुरी लगती है, मगर उसका ग्रैंडफादर कहता है कि ये जगह लड़ने की जगह नहीं। दूसरी तरफ एक लड़की ऑक्शन मास्टर को आकर बताती है कि इन लोगों के पास पैसे नहीं है। ये सुनते ही वो लड़की सब लोगों से कहती है कि हमें एक न्यूज मिली है, अभी अभी हमें पता चला है कि यंग फैमिली के मास्टर्स के पास इतने पैसे नहीं है कि वो इस ट्रेजर को अफोर्ड कर सके, इसीलिए वो लोग डिस्क्वालीफाई हो रहे हैं और ये ट्रेजर उस लड़की को मिल रहा है जिसने 5 मिलियन की बोली लगाई है। ये बात सुनकर हाउटियन उन लोगों का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि अगर तुम्हारे पास इतने पैसे हैं ही नहीं तो फिर इतनी बड़ी बोली क्यों लगाते हो? ये सुनते ही वो ओल्ड मैन गुस्से में वहाँ से चला जाता है और उसका वो यंग ग्रैंडसन हाउटियन को गुस्से में घूर कर देखता है तो हाउटियन भी उसे गुस्से से देखता है, जिसकी वजह से वो बंदा वहाँ से चला जाता है। और जाते हुए वो ग्रैंडफादर अपने ग्रैंडसन से कहता है कि ये लोग जो कोई भी हैं, इन लोगों ने हमारी यंग फैमिली को टारगेट किया है। ये बात सुनकर वो यंग लॉर्ड कहता है कि आखिर कोई भी हमारी यंग फैमिली को इतनी आसानी से कैसे बुली कर सकता है? क्या ये लोग किसी बड़ी फैमिली से हैं? तो उसका ग्रैंडफादर कहता है कि इस लड़के को ये लगता है कि शायद इसके अगेंस्ट कोई भी खड़ा नहीं हो सकता, एक मर्तबा जान शाओ को आने दो, फिर मैं देखता हूँ कि ये उसके अगेंस्ट कैसे खड़ा होता है। ये सुनकर वो यंग मास्टर कहता है कि हाँ, एक मर्तबा ब्रदर जान शाओ आ जाए तो फिर वो इसकी छुट्टी कर देगा, क्योंकि उसके पास वर्ल्ड का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट है। ये कहने के बाद हमें समंदर में एक कश्ती को दिखाया जाता है, उसके ऊपर एक वॉरियर होता है जिसका नाम जान शाओ था। वो वापस से अपने घर की तरफ जा रहा था और उसी के साथ ही ये एपिसोड यहीं पे ही एंड हो जाता है।